जैसे ही मेरी आंख खुली तो मैं एक घने दरख्त के नीचे लेटी हुई थी। मैं मिट्टी से पूरी मैली हो चुकी थी। मेरे कपड़े जगह जगह से फट गए थे। मेरा सर दर्द से भारी हो रहा था। मेरे हाथ पांव में अजीब सी खराशें आई हुई थी। जैसे ही मुझे वो मंजर याद आने लगा तो मैं दोबारा से कांपने लगी थी। न जाने मैं कितने दिन से बेहोश पड़ी थी, और अब जब मुझे होश आया तो मैं उस दरख्त के नीचे थी। मेरा भूख से बुरा हाल हो रहा था, लेकिन खाने के कुछ भी नहीं था। मैंने इतने दिनों से कुछ खाया पिया ही नहीं था। मुझे काफी सर्दी लग रही थी, क्योंकि ये सर्दियों का मौसम था। रात का वक्त था। सर्दी की वजह से इतनी धुंध पड़ गई थी कि मुझे पास पड़ी हुई चीज भी दिखाई नहीं दे रही थी। मैंने हाथ की मदद से अपने साथ मौजूद चीज को टटोला तो मुझे मालूम हुआ कि मैं एक घने दरख्त के नीचे थी। मैंने सुबह का इंतजार करना चाहा, लेकिन मेरी आंखें नींद की वजह से बंद हो रही थी। ऊपर से मुझे भूख भी लगी थी। न जाने कब मेरी आंख लगी, मुझे मालूम ही ना हुआ, और जब मैं उठी तो सुबह का वक्त हो चुका था। मैं अपनी चची के साथ मुगलपुरा गांव में रहती थी। चची काफी जालिम थी। वो मुझ पर बहुत जुल्म करती थी। कभी कभी मेरा दिल करता था कि उनके जुल्म से निजात पाकर मैं किसी और जगह में सुकून भरी जिंदगी गुजारने लग जाऊं, लेकिन मैं कहाँ जाती? मेरा कोई था ही नहीं। अब तो मुझे ये लगता था कि मेरे मरहूम चचा को भी मेरी चची ने मारा है। मेरी चची पैसों के पीछे भागती थी। मेरे चचा के होते हुए भी वो किसी और इंसान के साथ रहती थी और मेरे चचा को धोखा दे रही थी। वो इंसान एक जादूगर था। ये सुनकर तो मैं हैरान हो गई थी। जादू के जरिए चची ने चचा पर जादू करवा दिया था और चचा की सारी जायदाद अपने नाम कर ली थी। मेरी हैसियत चची के घर में एक काम वाली किसी थी। रोजाना ही चची मुझसे काम करवाती थी, जबकि खुद वो अपने उसी शहर के साथ एक खुफिया कमरे में चली जाती थी। वो खुफिया कमरा हमारे घर की छत पे था, लेकिन जैसे ही मैं उस छत पर जाने का इरादा करती और ये जाकर देखना चाहती कि चची वहां जाकर क्या करती है, तो छत का दरवाजा बंद ही पाती थी। छत का दरवाजा तब ही खुलता था जब रात हो जाती थी और मैं सो जाती थी। मुझे काफी हैरत होती थी कि चची और उसके शौहर रात को वहां जाकर क्या करते हैं। एक दफा रात आधी रात को मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि जग में पानी नहीं है। यही सोचकर मैं किचन की तरफ चली गई। मेरे हाथ में वो जग था और मेरा रुख किचन की तरफ था, लेकिन वहां जाकर मैं हैरान हो गई थी, क्योंकि वहां पर चची मौजूद थी। चची ने अभी मुझे देखा नहीं था। यही देखकर मैं जल्दी से दरवाजे के पीछे जाकर छिप गई थी। जैसे ही चची अपना काम करके बाहर चली गई तो मैं उनका पीछा करने लगी थी। उस बार तो मैंने तय कर ही लिया था कि पता लगा कर रहूंगी कि चची छत पर जाकर करती क्या है और उस कमरे में कौन सा राज है जो चची मुझसे छुपाती है। जैसे ही चची छत पर चली गई, मैं भी उनके पीछे उस छत पर चली गई, लेकिन वो कमरे में जाकर छिप गई थी। कमरे में उनका शौहर भी मौजूद था, लेकिन मैंने फैसला कर लिया था कि ये जानकर रहूंगी उस कमरे में ऐसा क्या है जिस वजह से सारी रात मैंने उस छत पे गुजार दी थी। जैसे ही सुबह होने लगी तो चची और शौहर उसके कमरे से बाहर निकलने लगे। दोनों काफी थके हुए थे। कमरा ऐसे ही बंद करके और वो छत का ताला बाहर से लगाकर जा चुके थे। अब मैं छत के अंदर बंद हो चुकी थी। मैं बाहर नहीं जा सकती थी। मुझे इस बात का अफसोस था, लेकिन उस बात की खुशी थी कि मैं वो राज जान जाऊंगी जो उस कमरे के अंदर मौजूद है। मैं धीरे धीरे करके उस कमरे के अंदर जाने लगी। वो कमरा बिल्कुल अंधेरे में चूर था। मैंने जल्दी से ही लाइट ऑन की तो पीले रंग की रोशनी पूरे कमरे में फैल गई थी। लेकिन जैसे ही मैं आगे बढ़ी तो वो देखकर तो मेरे होश उड़ गए थे, क्योंकि आगे एक इंसान का पुतला फर्श पर पड़ा हुआ था, जिसके आसपास आग ही आग जल रही थी। ये देखकर मेरे होश उड़ गए थे। उस पुतले के अंदर तकरीबन 20 से ज्यादा सुइयां थी, जो उस पुतले की जगह जगह चुभी हुई थी। मैं तो ये देखकर ही हैरान हो गई थी कि चची और उसका शौहर इस कमरे में ऐसा काम करते हैं। ये काम गैर कानूनी था, लेकिन मैं हिम्मत भी नहीं कर सकती थी कि किसी को एक बात बताऊं।
क्योंकि मैं जानती थी कि अगर किसी को ये पता चल गया कि चची और उसका शौहर ये काम करते हैं तो वो दिन इस दुनिया में मेरा आखिरी दिन होगा, क्योंकि चची मुझे छोड़ेंगी नहीं। इसी डर के तहत मैंने अपनी जबान बंद कर ली थी और ये फैसला कर लिया था कि मैं इस राज के बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगी। लेकिन अब मुझे उस घर में काफी डर लगता था। मुझे ऐसा लगता था जैसे घर में रहना खतरे से खाली नहीं है। मैं जैसे ही छत से बाहर निकलने लगी तो मुझे याद आया कि चची ने तो ताला लगा दिया था। मैं छत की पिछली तरफ चली गई थी। वहां की दीवार थोड़ी नीची थी, इस वजह से मैं आसानी से टाप सकती थी। मैंने जल्दी से दीवार टाप ली और अपने रूम में चली गई थी। मैं अपने कमरे में जाकर बिस्तर के अंदर दुबक गई थी, क्योंकि मुझे अभी भी काफी खौफ आ रहा था। मुझे काफी प्यास लग रही थी। मुझे याद आया कि मैं तो जग में पानी भरने गई थी। मैं जग तो किचन में ही छोड़ आई थी और अब प्यास से मेरा बुरा हाल हो रहा था। काश मेरे पास पानी पड़ा होता तो मैं वो पी लेती। जैसे ही मैंने अपने दिल में यह ख्वाहिश पैदा की तो अचानक ही मेरी नजर साइड टेबल पर पड़ी जिधर वो जग मौजूद था। ये देखकर तो मेरे होश उड़ गए थे कि वो जग कहाँ से आया था और वो जग पानी से बिल्कुल भरा हुआ था। मेरा पसीने से बुरा हाल हो गया था। ऐसी हरकत कौन कर सकता था? मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही थी, लेकिन प्यास की शिद्दत की वजह से मैंने पानी पी लिया था। पर जैसे ही मैंने वो पानी पिया तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं बरसों से सोई नहीं हूँ। मैंने जैसे ही सोने की कोशिश की तो एक पल में ही मेरी आंख लग गई थी। नींद में मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे ऊपर अपना हाथ रखकर मुझे थपकी दे रहा था। जैसे ही ये एहसास मुझे हुआ तो मैं फौरन ही अपनी आंखें खोलना चाहती थी, लेकिन मैं चाहकर भी अपनी आंखें खोल ना पाई थी। इस थपकी से मुझे काफी सुकून मिल रहा था और मैं गहरी नींद सो गई थी। मेरी आंख दोपहर को खुली थी और चच्ची ने जब मुझे सारा दिन सोते हुए देखा तो मुझ पर काफी चिल्लाने लगी थी। मुझे वो बेल्ट से दोबारा से मारने लगी थी। ये तो रोज का मामूल था। जब भी मुझसे कोई गलती होती तो मुझे सजा के तौर पर यह सब ही मिलता था। लेकिन उस रात चची ने मुझे इतना मारा कि मैं अधमोई हो गई थी। मैं होश और खरोश से बेगाना हो गई थी। मुझे होश ही नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ थी। मैं बहुत निढाल हो गई थी। अपने जख्मों पर मरहम लगने के एहसास से मेरी आंख खुली। जैसे ही मैंने महसूस किया तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे जख्मों पर मरहम लगा रहा था। वो मरहम मुझे इतनी ठंडक पहुंचा रहा था कि मुझे अंदर से सुकून मिल रहा था। मेरी आंखें बंद थी, लेकिन वो सुकून बख्श एहसास जैसे ही मुझे मिला तो मेरी आंखें खुलने लगी थी। मैं ये देखना चाहती थी कि कौन मसीहा है जो मेरी मदद कर रहा है और मेरे जख्मों पर मरहम लगा रहा है। मैंने पहले दाएं जानिब देखा और फिर बाएं जानिब देखा, लेकिन मुझे कोई भी दिखाई नहीं दिया। मैं हैरान हो गई थी कि ये कौन हो सकता है। मैंने अपने जख्मों को देखा तो उस पर मरहम लगा हुआ था। ये देखकर तो मुझे और भी खौफतारी हो गया था, क्योंकि चच्ची तो ये सब कुछ कर नहीं सकती थी। चच्ची तो मेरे दुश्मन थी। वो मुझे दर्द दे सकती थी, लेकिन मेरे दर्द पर मरहम बिल्कुल नहीं लगा सकती थी। अचानक से मुझे किसी अजीब सी खुशबू का एहसास हुआ था। यह खुशबू काफी धीमी सी थी, मेरे दिल को भा रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं इस खुशबू के शहर के अंदर जकड़ रही हूँ। जैसे ही मुझे एहसास हुआ कि ये सब कौन कर सकता है तो मैं होश में आई थी। मैंने यहाँ वहाँ नजर दौड़ाई, लेकिन कोई भी मौजूद नहीं था। मैंने जल्दी से अपने कमरे का दरवाजा खोला और बाहर निकल गई। घर में कोई भी मौजूद नहीं था। चची और उसका शौहर कहीं गए हुए थे। मुझे भूख सताई जा रही थी। यही सोचकर मैं किचन में चली गई और अपने लिए खाना तैयार करने लगी। साथ साथ अपनी बेबसी पर आंसू भी बहा रही थी। जैसे ही मैंने खाना तैयार किया तो दोबारा से मुझे वही खुशबू आने लगी थी। ऐसा लगता था जैसे कोई मेरे पास मौजूद है, लेकिन जब मैं पीछे देखती थी तो कोई भी मौजूद नहीं होता। ये सोचकर तो मैं काफी डर गई थी। मैंने जल्दी से अपना खाना खा लिया और अपने रूम में चली गई थी। जैसे पेट भरकर खाना खाया तो नींद मुझ पर तारी हो गई और मैं सो गई थी। सोते हुए मुझे तकरीबन 1 घंटा हो चुका था। अब मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे हाथ और पांव से मुझे फर्श पर घसीट रहा है।
मैंने अपनी आंखें खोलना चाही, लेकिन मेरी आंखें खुल ही नहीं रही थी। मैंने अपना मुंह खोलना चाहा कि मैं चीख मारूं और चिल्लाऊं, लेकिन मेरा मुंह भी गोया जैसे बंद था। वो जो कोई भी था वो मुझे फर्श पर घसीट कर कहीं लेकर जा रहा था। अचानक ही उसने मुझे घसीटना रोका तो मेरी आंखें खुलने लगी थी। मैंने जैसे ही आंखें खोली तो ये एक बहुत बड़ा जंगल था। आसपास काफी बड़े बड़े दरख्त थे जिसमें से परिंदों के चहचहाने की आवाजें आ रही थी। ये सब देखकर तो मेरे दिल को इतना सुकून मिल रहा था कि मैं सारे गम भुलाने लगी थी। पर अचानक ही मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। मैं हैरान हो गई थी कि ये कौन हो सकता है। जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो एक नौजवान था, काफी खूबसूरत था। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद लट्ठे के मानिंद था, जबकि उसकी आंखों में ऐसी चमक थी जैसे कि आंखों में हीरा लगा हुआ हो। मैंने जैसे ही उसकी आंखों में देखा तो मैं उसकी आंखों में खो सी गई थी। चुटकी से बजाकर उस लड़के ने मुझे होश में दिलाया और कहने लगा कि मैं एक मजलूम लड़की हूँ, तो क्या मैं उस जिंदगी से आज़ादी चाहती हूँ। उसके जैसे ही बात सुनी तो मैं हैरान हो गई। उसे भला कैसे पता कि मुझ पर जुल्म हो रहा है। और वो लड़का कहने लगा, इससे पहले मैं उस पर शक करूं वो खुद बता दे। वो मेरे घर के साथ रहता है और मेरे हमसाया है। जब मुझे मेरी चच्ची बेल्ट से मारती है तो मेरी चीखों की आवाज़ वो खुद अपने कानों से सुनता है। उसकी ये बात सुनकर मैं काफ़ी शर्मिंदा होने लगी। वो लड़का मुझे कहने लगा कि मुझे शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैंने कुछ अपने लिए करना है तो मुझे उस चच्ची के जुल्म से निजात पाना होगी। उस लड़की की बात सुनकर मैंने उसे कहा कि ये करना इतना ही मुश्किल है जितना ये देखने में आसान लग रहा है। अगर मैं चच्ची के घर से भाग गई तो चच्ची मुझे कहीं से भी तलाश कर लेगी, और जब मैं दोबारा से उनके हाथ लगी तो मेरी रूह को भी नहीं बख्शेंगी। इससे बात करने के चक्कर में मैं ये तो भूल ही गई थी कि वो लड़का मुझे यहाँ कैसे लाया है। अचानक ही जैसे मैंने उससे कहा कि वो मुझे यहाँ कैसे लाया है तो कहने लगा कि मेरे रूम की खिड़की खुली हुई थी, जिसकी मदद से वो मुझे उधर लाने में कामयाब हो गया। मैं उसकी बात सुनकर काफ़ी हैरान हुई थी। मुझे उसकी बात पर यकीन नहीं आ रहा था। जैसे ही आसमान की तरफ देखा तो अंधेरा तारी होने लगा था। ये देखते ही मैंने उस लड़की से इजाज़त मांगी। मैं वापस जाने लगी थी, लेकिन अचानक ही मुझे ख्याल आया तो मैं पीछे पलटी और उस लड़के की जानिब देखने लगी। वो लड़का काफ़ी खूबसूरत था, समझदार भी था। मैंने मुस्कुराकर उसका शुक्रिया अदा किया क्योंकि वो मेरे लिए काफ़ी फिक्रमंद था। मुझे अच्छा लगा था। शुक्रिया कहने पर वो लड़का मुस्कुराने लगा था। अचानक से मुझे याद आया कि मैंने उससे उसका नाम नहीं पूछा है। जैसे ही मैंने उस लड़के से उसका नाम पूछा तो कहने लगा, मेरा नाम शाहवेज है। मुझे उसका नाम भी उसकी तरह काफ़ी खूबसूरत लगा था। मैं वापस उड़ गई और अपने घर की तरफ चल दी। मैंने ये जानने की जहमत भी ना की वो लड़का है कौन। इतनी बड़ी बेवकूफ़ बन गई कि मैंने उसकी बातों पर यकीन भी कर लिया था। मैं जैसे ही घर गई तो सुख का सांस लिया कि चच्ची और उसका शौहर अभी तक घर नहीं आए थे। ये देखते साथ ही मैं वापस अपने कमरे में चली गई। मैं दिन और रात अब उसी लड़के के ख्याल में खोई रहती थी। मुझे ऐसा लगता था जैसे वो लड़का मेरे आसपास मौजूद हो। मैं कभी ये सोचती थी कि काश वो मेरे ख्वाबों का शहजादा होता और मुझे उस जालिम दुनिया से उठाकर कहीं दूर ले जाता, लेकिन ये तो मेरे ख्वाब ही थे, कभी भी पूरे नहीं हो सकते थे। रात को मैंने जैसे ही आंखें बंद की तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं शाहवेज के साथ अपनी अलग दुनिया में हूँ और मैं काफ़ी खुश फिर रही हूँ। हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। जानती थी कि ये मेरी अपनी ख्याली दुनिया है और ऐसा हकीकत में नहीं हो सकता, लेकिन अब मैं अपने ख्यालों में ही जीती थी और शाहवेज के साथ मन ही मन में काफ़ी खुश होती थी। लेकिन मैंने एक बात नोट की थी, मैं जब भी शाहवेज का जिक्र करती और उसका ख्याल मेरे दिल में आता तो मुझे अजीब सी महक आने लगती थी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगता था। न जाने शाहवेज कौन था, पर अचानक से मुझे आया कि शाहवेज का कहना था कि वो मेरे घर के साथ बने घर में रहता है। यही सोचकर एक दिन मैंने इरादा किया कि क्यों न मैं साथ वाले घर में जाकर देख लूं। यही सोचकर अगले दिन जैसे ही शाम हुई और चच्ची और उसका शौहर ऊपर छत पर चले गए तो ये मौका सही जानते हुए मैं भी साथ वाले घर में चली गई।
वो घर तो काफी बंद था और अंदर अंधेरा ही अंधेरा था। मैं हैरान हो गई थी कि भला ऐसे अंधेरे घर में कौन रह सकता है। अचानक से एक कमरे से अजीब सी आवाज आने लगी थी। न जाने वो आवाज कौन सी थी। जैसे ही मैं उस आवाज के करीब जाती रही तो मुझे मालूम हुआ कि वो आवाज एक धुन है जो कि कोई बजा रहा है। अचानक ही मैं अंदर गई तो अंदर रोशनी इतनी ज्यादा थी कि मेरी आंखें चुंधियाने लगी थी। मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। पर जैसे ही मैं अंदर गई तो उस कमरे का दरवाजा पीछे से बंद हो गया था। मैंने मुड़कर देखा तो दरवाजा बंद था। मैं बाहर भी नहीं जा सकती थी और अंदर इतनी तेज रोशनी थी कि मेरा दम घुटने लगा था। मैंने शाहवेज का नाम लेकर उसे पुकारना शुरू कर दिया था कि शाहवेज तुम कहाँ हो, मेरे पास आ जाओ। जैसे ही मैंने ये कहा तो मुझे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ, जैसे कोई मेरे करीब आ रहा है। और फिर ऐसा हुआ कि मेरे होश उड़ गए थे क्योंकि मैं अचानक से हवा में उठ गई थी। अब मैं हवा में मौजूद थी। मेरा वजूद हवा में लटक रहा था। ये देखकर तो मेरी आंखें फटने लगी थी। मेरा जिस्म पसीने से तर हो गया था। डर के मारे मैंने अपनी आंखें भींच ली थी। मैं ये सब महसूस कर रही थी, लेकिन ये सब मुझे देखना नहीं चाहती थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे इंतहाई तेजी से कहीं लेकर जा रहा है। पर जैसे ही मुझे अपने पांव फर्श पर महसूस हुए तो मैंने अपनी आंखें खोल दी। जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोली तो मेरे सामने एक अजीब सी बस्ती थी। उस बस्ती के लोग काफी अजीब से थे। उनकी शक्ल काफी अजीब थी, जिन्हें देखकर खौफ आ रहा था। उनके कद भी आम इंसान से बड़े थे। ये देखकर मैं हैरान हो गई थी कि मैं कहाँ आ गई हूँ। जैसे ही मैंने कहा तो पास से आवाज आने लगी कि तुम जहां भी हो तुम महफूज हो, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये आवाज तो शाहवेज की थी। मैंने शाहवेज को पुकारा तो मेरे सामने नमूदार हुआ। उसका यूं अचानक ही मेरे सामने आ जाने से मैं डर गई थी। शाहवेज से कहने लगी कि सच सच बताओ तुम हो कौन और तुम क्या चाहते हो मुझसे। शाहवेज मेरी बात सुनकर मुस्कुराने लगा था और कहने लगा कि आज तुम्हें मैं सब सच बताकर रहूंगा कि असल में मैं कौन हूँ। और मुझसे कहने लगा कि मैं एक जिनज़ादा हूँ, मेरा नाम शाहवेज है, मैं जिन की दुनिया का वजीर हूँ। जैसे ही मैंने उसकी बात सुनी तो मेरा वजूद खौफ से कपकपाने लगा था। मैं उससे दूर होने लगी थी, लेकिन मैं उससे जितना भी दूर जाती शाहवेज उतना ही मेरे पास आने लगता था। शाहवेज कहने लगा कि तुम्हें मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मैं तो तुम्हारा आशिक हूँ। ये बात सुनकर तो मैं हैरान हो गई थी कि भला मुझ जैसी आम सी लड़की पर भी कोई आशिक हो सकता है जो इतनी मामूली सी थी। मैंने उसकी बात सुनी तो इनकार करने लगी और ना भी सर हिलाने लगी कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरा कोई आशिक हो। शाहवेज कहने लगा अगर मुझे इसकी बात पर यकीन नहीं आता तो वो सबूत देने के लिए तैयार है। ये कहते साथ ही उसने अपने नुकीले नाखून से अपने दाएं हाथ की कलाई काट दी। शाहवेज की इस हरकत से मैं अंदाजा लगा चुकी थी कि वो मुझे कितना चाहता है। मैं काफी शर्मिंदा हुई थी कि उसने मेरे खातिर खुद को इतनी तकलीफ दी है। मैं आगे बढ़कर वो हाथ थाम चुकी थी, लेकिन जैसे ही उसने मेरी ये हरकत देखी तो वो मुस्कुराने लगा था और अपने दांत निकालने लगा था, जैसे वो यही चाहता था कि मैं उसके करीब जाऊं। उसने मेरा हाथ थामा और मुझे अपने और भी करीब कर लिया। ये देखकर तो मेरे औसान खता हो गए थे। मैं ये सब नहीं चाहती थी। मैं उससे दूर होने लगी, लेकिन मैं चाहकर भी उससे दूर ना हो पाई क्योंकि उससे अजीब से खुशबू आ रही थी जो मुझे अपने शहर में मुब्तला कर रही थी। ये महक काफी मुनफरिद थी। उससे पहले कि शाहवेज कुछ करता, जब मैंने उसे रोक दिया और कहा कि ये सब नहीं कर सकते, अगर वो सच में मुझे चाहता है तो मुझसे शादी कर ले। जैसे ही मैंने ये बात की तो शाहवेज का चेहरा मुरझा गया था, जैसे मेरी ये बात पसंद नहीं आई। मैंने शाहवेज से कहा कि अगर तुम मुझसे सच में मोहब्बत करते हो तो शादी करने में क्या हर्ज है। शाहवेज मेरी बात सुनकर मुस्कुराने लगा और कहने लगा कि मैं तुमसे जरूर शादी करूंगा, लेकिन अभी वक्त नहीं है, अभी मुझे बादशाह बनना है और जैसे ही मैं बादशाह बनूंगा तो तुम ही मेरी मलिका बनोगी। शाहवेज की ये बात सुनकर मैं हैरान होने लगी
और मैं कहने लगी कि मैंने तो शादी का सिर्फ मजाक किया था। एक जिन की एक इंसान के साथ कभी शादी नहीं हो सकती। शाहवेज ने जैसे ही मेरी बात सुनी तो हंसने लगा था। उसका कहकहा इतना जोरदार था कि मुझे खौफ आने लगा था। कहने लगा कि तुम बहुत मासूम हो, तुम्हें नहीं पता कि इंसानी लड़कियां जिन जातों से शादी करती हैं बल्कि वो निभाती भी हैं, और उनकी शादी तो काफी अरसे तक चलती है। ये बात सुनकर तो मैं हैरान हो गई थी। शाहवेज जान गया था कि उसकी बातों में बहुत दिलचस्पी ले रही हूँ। तभी वो कहने लगा कि एक हफ्ते बाद इसके महल में किसी की शादी है और मैं भी उस शादी में शिरकत कर सकती हूँ। ये सुनकर मैं काफी पुरजोश हो गई थी। मैं भी दिल से चाहती थी कि मैं इस जिन्सजादे की शादी में शिरकत करूं, और शाहवेज से वादा भी कर लिया कि मैं उसके साथ जरूर इस शादी में शिरकत करूंगी। शाहवेज काफी मुस्कुराने लगा था। उसकी मुस्कुराहट देखकर तो मैं मबहूत हो गई थी। वो जिन्सजादा तो जरूर था, पर उसके नक्श ऐसे थे जैसे कि कोई इंसान हो। फिर वो शायद इंसान का रूप धार कर मुझसे मिलता था। शाहवेज चाहता था कि वो जंगल में मेरे साथ घूमे, पर मैंने उससे कहा कि मुझे वापस अपनी दुनिया में जाना चाहिए। अगर चची ने मुझे लेट आते हुए देखा तो मेरा हश्र व नश्र कर देगी। जैसे ही उसने ये सुना तो कहने लगा कि तुम जा तो सकती हो, लेकिन वादा करो कि अगले हफ्ते तुम शादी में जरूर आओगी। मैंने तुमसे वादा किया और फिर मैं वहां से चली गई थी। मैं जैसे ही चची के घर गई तो चची दोबारा से मुझे देखकर भड़क उठी थी और कहने लगी थी कि मैं रात भर कहाँ थी। उनकी बात सुनकर तो मैं परेशान हो गई थी कि अब उन्हें क्या जवाब दूं। लेकिन चची ने दोबारा से बेल्ट निकाली और दोबारा से मेरी मार पीट करने लगी थी। मुझे उस सब की काफ़ी आदत हो गई थी। मुझे ऐसा लगता था कि अब चची मुझे जख्म देंगी तो फिर दोबारा से वही शाहवेज मेरे जख्मों की मरहम पट्टी कर देगा। इसलिए मुझे उम्मीद थी। इस उम्मीद के साथ मैं वो सारे जख्म लेने के लिए तैयार हो गई थी। इस बार मेरे मुंह से एक सिसकी भी नहीं निकली थी। चची ये देखकर हैरान हो गई थी। उन्हें और गुस्सा आ रहा था और वो मुझे और भी मार रही थी, पर मैंने अज़्म कर लिया था कि इस बार तो मेरे मुंह से एक आह भी नहीं निकलेगी, ताकि चची को पता चले कि मैं कितनी निडर हूँ। चची जैसे ही थक गई तो वैसे ही वापस चली गई थी। मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि मैं बेहोश हो गई थी। इस बार भी मेरे साथ वही हुआ था। मेरे जख्मों पर मरहम लग रहा था। मैं समझती थी ये शाहवेज है, वही ये काम कर सकता है, क्योंकि वो मेरा आशिक। कुछ देर बाद जैसे ही मरहम लग गया तो मैंने अपनी आंखें खोल ली थी। मुझे वही खुशबू आने लगी थी। वो महक दोबारा से मुझे अपने शहर में लेने लगी थी। मेरा दिल करता था कि मैं इस शहर से कभी ना निकलूं, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं था। मैंने अपनी आंखें खोली और यहाँ वहाँ नजर दौड़ाई। न जाने क्यों शाहवेज मुझे नजर क्यों नहीं आता था। ये देखकर मैं काफी हैरान हो जाती थी कि वो घर पर क्यों नहीं आता। अगले दिन मैं दोबारा से बाहर चली गई थी, ये सोचे बगैर कि कल रात बाहर निकलने की वजह से मुझे कितनी मार पड़ी थी। मुझे शाहवेज की आदत हो गई थी। जैसे ही मैंने शाहवेज से ये सवाल किया कि तुम मेरे घर क्यों नहीं आते, तो शाहवेज कहने लगा कि वो मेरे घर कभी नहीं आ सकता, क्योंकि उस घर में मेरी चची जादू टोने करती हैं, और जिस घर में जादू हो वहाँ जिन का आना नामुमकिन है। सुनकर तो मैं हैरान हो गई थी। मैं सोचने लगी कि जो मुझे मरहम लगाता है फिर वो कौन है, क्योंकि अगर वो शाहवेज नहीं है तो वो कौन हो सकता है, और जिसकी महक मुझे आती है वो कोई और इंसान है, शाहवेज नहीं। ये सोचकर तो मेरे पांव तले से जमीन निकल गई कि कोई और भी मखलूक है जो मेरे आसपास होती है। शाहवेज ने मुझे खोया हुआ देखा तो मुझे मेरा वादा याद दिलाने लगा कि अगले हफ्ते मुझे उसके साथ शादी में शिरकत करनी है। ये सुनकर मैं दोबारा से पुरजोश हो गई थी और वो सब कुछ भूल गई थी कि वो महक वाला इंसान कौन है, और वो इंसान है भी कि नहीं, वो कौन सी मखलूक है। मुझे मालूम था कि शाहवेज मेरे साथ नजदीकियां बढ़ाना चाहता है। वो जैसे ही कदम उठाता तो मैं एक कदम पीछे ले लेती थी। मैं नहीं चाहती थी कि ये सब कुछ हो, क्योंकि मैं शादी पर यकीन रखती थी, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता था कि शाहवेज को शादी पर यकीन नहीं है। वो शादी से पहले भी ये सब करने में हिचकिचाहट महसूस नहीं करता। एक हफ्ता ऐसे ही गुजर गया था। शाहवेज और मेरी गहरी दोस्ती हो गई थी।
वो हमारी इस दोस्ती को अलग नाम देने की ख्वाहिश रखता था, लेकिन जब भी वो ये कोशिश करता तो मैं ये कोशिश नाकाम बना देती थी और हमेशा उससे ये बात करती थी कि वो मुझसे शादी कर ले, जिस पर वो पीछे हट जाता था और यही कहता था कि एक दफ़ा वो बादशाह बन गया तो वो उससे शादी करेगा। मैं भी उसकी बात सुनकर काफ़ी खुश हो जाती थी और सोचती थी कि जाने कब वो दिन आएगा, लेकिन मेरी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक हफ्ते बाद जैसे ही शाहवेज मुझे शादी पर ले गया तो वो उसने मुझे काफ़ी कीमती लिबास दिया था। कहने लगा कि मैं ये लिबास पहनकर ही उस महल के अंदर कदम रख सकूंगी। मैंने ये लिबास देखा तो ये लिबास तो काफ़ी शाही लिबास था। जैसे ही वो पहना तो वो मुझ पर काफ़ी सूट कर रहा था। शाहवेज मेरी तारीफ किए बिना नहीं रह सका। मुझे भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। जिंदगी में पहली दफ़ा किसी ने मुझे सराहा था। एहसास मिलते ही मैं चहक उठी थी और शाहवेज के हाथ में हाथ डालते हुए उस महल की तरफ रवाना हो गई थी। मुझे क्या मालूम था कि मैं अपनी किस्मत की बर्बादी की तरफ जा रही हूँ, अपने हाथों से अपनी जिंदगी खुद बर्बाद करने वाली हूँ। उस वक्त तो सिर्फ मुझ पर शाहवेज की मोहब्बत का भूत सवार था। मुझे इस बात का घमंड था कि एक जिनज़ादा मुझ पर आशिक है, वरना मैं तो खुद को काफ़ी कमतर समझती थी कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। लेकिन जैसे ही शाहवेज मेरी तारीफ करता था मैं खुशी से झूमने लग जाती थी। जैसे ही मुझे महल के अंदर लेकर गया तो महल की खूबसूरती देखकर तो मैं हैरान हो गई थी। वो महल सफ़ेद रंग के पत्थर से बना था जिसमें जगह जगह हीरे लगे हुए थे। और जैसे ही मैं अंदर गई, अंदर का माहौल देखकर तो मैं हैरान हो गई थी, क्योंकि अंदर जिनज़ादा और जिनज़ादियाँ काफ़ी शोगल लगा रहे थे। ये सब देखकर तो मेरा दिल धड़कने लगा था। मैंने शाहवेज को कहा, क्या तुम्हारी शादियाँ ऐसी होती हैं? शाहवेज कहने लगा कि मैं उनको न देखूं और मैं बस उसके साथ चुपचाप चलूं। मैं भी उसके हाथ में हाथ दिए उसके साथ साथ चलने लगी थी। वो मुझे एक महल के अंदर लेकर आया, जबकि मुझे कहने लगा कि मैं उसके अंदर चली जाऊं और वो कुछ देर बाद आएगा। मैंने जैसे ही उसकी बात सुनी तो मैं हैरान हो गई थी और कहने लगी कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो उसके साथ ही अंदर चलूंगी। लेकिन शाहवेज मुझे कसमें देने लगा कि अगर मुझे उसकी मोहब्बत पर थोड़ा भी यकीन है तो मैं उस पर भरोसा करके अंदर चली जाऊं। मैं मजबूर हो गई थी और उससे हाथ छुड़वाकर अंदर चली गई थी, ये जाने बगैर कि मैं अपनी बर्बादी की तरफ जा रही हूँ। अंदर मैंने जैसे ही कदम रखे तो दरवाज़ा पीछे से बंद हो चुका था। उधर जितने भी जिनज़ादे थे वो मुझे ऐसी नज़रों से घूर रहे थे कि खौफ से कांपने लगी थी। ये लड़की तो खूबसूरत है, शाहवेज की चॉइस को तो दाद देनी पड़ेगी। अचानक ही एक तरफ से मुझे जैसे ही आवाज़ आई तो मैं हैरान हो गई थी। इस लड़की के साथ तो खूब मज़ा आएगा। जैसे ही दूसरी तरफ से ये आवाज़ सुनी तो मेरा दिल तो जैसे बंद होने को था। पता नहीं शाहवेज को खूबसूरत लड़कियां कहाँ से मिल जाती हैं। ये अगली आवाज़ थी जिससे मेरे होश उड़ गए थे। शाहवेज, उसकी असलियत मेरे सामने खुलकर आ गई थी। मैंने पीछे मुड़कर उस दरवाजे को देखा था और सामने बैठे उन जिनज़ादों को देखा था। मैं कहाँ फंस गई थी। मैं अपनी किस्मत पर रोने लगी थी, लेकिन मेरे पास वापसी का कोई रास्ता नहीं था। वो जिनज़ादे मेरी तरफ ऐसे देख रहे थे जैसे मैं कोई खाने की चीज़ हूँ और वो लोग भूखे हों। शाहवेज के धोखे को याद करते हुए अंदर ही अंदर आंसू बहाने लगी थी। जैसे ही वो जिनज़ादे मेरे करीब बढ़ रहे थे मैंने आयतुल कुर्सी का विर्द करना शुरू कर दिया था। दिल ही दिल में अल्लाह को याद कर रही थी कि वही मुझे बचा सकता है। मैं जान गई थी कि मैं जिनज़ादों की कैद में थी, वो असल पे शैतान थे। मैंने जैसे ही अपनी आंखें बंद की और आयतुल कुर्सी का विर्द जारी किया तो 2 मिनट बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे आसपास कोई भी मौजूद ना हो। ये देखकर तो मैं हैरान हो गई थी। जैसे ही अपनी आंखें खोली तो वाकई में वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था। ये देखकर तो मैंने बाहर की जानिब दौड़ लगा दी थी। ना मैं आगे देख रही थी ना मैं पीछे देख रही थी, मैं बस अंधाधुंध भाग रही थी। मुझे तो बस अपनी जान बचानी थी। मैं शैतानी दुनिया में आकर पूरी तरह फंस चुकी थी और अब जल्द अज जल्द इस दुनिया से निजात चाहती थी। काफी देर बाद मैं एक घने दरख्त के नीचे आ गई थी। मेरा बुरा हाल हो चुका था।
अचानक ही मेरा वजूद बेजान हो गया था। जैसे ही आंख खुली तो उस वक्त रात हो चुकी थी। भूख से मेरा बुरा हाल हो चुका था। सर्दी और धुंध की वजह से पास पड़ी हुई चीज दिखाई ही नहीं दे रही थी। मैं भी यही सोचने लगी थी कि काश मैं चच्ची के घर ही होती तो मुझे ये अजाब झेलने की नौबत ना आती। बेजान वजूद लिए मैं दोबारा से सो गई थी। मेरी आंख तब खुली जब सुबह का सूरज जगमगाया था। मुझ में चलने की कोई हिम्मत नहीं थी। उस बस्ती से दूर जाना चाहती थी, इसलिए हिम्मत करके उस जगह से उठना चाहा। जैसे तैसे करके मैंने 2 कदम ही बढ़ाए थे जब मेरा पांव डगमगाने लगा। उससे पहले कि मैं मुंह के बल जमीन पर गिरती, जब किसी मजबूत हिसार ने मुझे गिरने से बचा लिया था। मैं काफी हैरान हुई थी कि ये कौन है जो मेरा मसीहा बनकर मुझे बचा रहा है। ये जो कोई भी था, उस जिन्नात दुनिया से ही उसका ताल्लुक था। ये सोचकर मैं फौरन ही से दूर हुई थी। वो काफी मजबूत, ताकतवर था। मैंने जैसे ही उसकी शक्ल की जानिब देखा तो उसकी शक्ल काफी संजीदा थी। जैसे ही मेरी नजर आसपास के लोगों पर गई, वो लोग तो उसे सलाम कर रहे थे और उसके पांव को छू रहे थे। ये सब देखकर तो मैं हैरान हो गई थी। मुझे पता चल गया था कि उस जिन की दुनिया का बादशाह है और उसी का राज है। ये जिन देखने में काफी रहमदिल लग रहा था। ये सोचकर मैंने उससे दरख्वास्त की कि मुझे अपनी दुनिया में छोड़ाओ। जिन काफी हैरान हुआ और मुझसे पूछने लगा कि मैं कहाँ से आई हूँ। जैसे ही उसने मेरे से पूछा तो मैंने उसे वो सारी दास्तान सुना दी जो शाहवेज मेरे साथ किया था। जिन ने जैसे ही मेरी दास्तान सुनी तो उसे दुख हुआ था। वो मुझे कहने लगा कि इतनी जल्दी मैं अपनी दुनिया वापस नहीं जा सकती, लिहाजा मैं उसके साथ इस पर भरोसा करके महल में चली जाऊं। मैंने उसकी बात मान ली थी। वो जैसे ही मुझे अपने महल में लेकर गया तो मैं हैरान हो गई थी। ये महल बिल्कुल अलग था। ये तो वो वाला महल ही नहीं था जिसमें मुझे शाहवेज लेकर गया था। शायद बादशाह भी समझ गया था कि मैं क्या सोच रही हूँ। तभी वो मुझसे कहने लगा कि मुझे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो मेरे साथ वो सब बिल्कुल नहीं करेगा जो शाहवेज या चची ने मेरे साथ किया है। जैसे ही उस बादशाह के मुंह से अपनी चची का जिक्र सुना तो मेरे होश उड़ गए थे। उसे पूछने लगी उसे मेरी चची का कैसे इल्म हुआ है। वो बादशाह गमज़दा हो गया था। कहने लगा था कि मेरी चची उसकी दुश्मन है। ये बात सुनकर तो मैं हैरान हो गई थी, लेकिन उस बादशाह ने कहा कि मुझे कुछ देर आराम करना चाहिए क्योंकि मैं बहुत थकी हुई हूँ। उसके बाद वो मुझसे हर बात करेगा, मुझे हर रात से आशना करेगा। मैंने बादशाह की बात मान ली थी और जल्दी से ही उसके बताए हुए कमरे में चली गई थी। वो कमरा काफी आरामदेह था। जैसे ही मैंने आंखें बंद की थी, मैं नींद की वादियों में चली गई थी। मुझे न जाने कितनी मुद्दत बाद इतनी सुकून की नींद नसीब हुई थी। जैसे ही मेरी आंख खुली तो सामने नाश्ते में दुनिया की हर चीज मौजूद थी। मैं हैरान हो गई थी, क्या ये नाश्ता सच भी मेरे लिए है। लेकिन जैसे ही बादशाह मेरे उस कमरे में आया, कहने लगा कि हम मेहमानों के ऐसे ही खातिर मदरात करते हैं। पहले तो वो मुझे शाहनवाज की असलियत बताने लगा कि शाहवेज असल में एक शैतान जिनज़ादा है जो लड़कियों को निशाना बनाता है और उन्हें वरगलाकर अपनी दुनिया में ले जाकर उसकी इज्जत लूटता है। ये बात सुनकर तो मैंने सुख का सांस लिया कि शुक्र कि मैं शाहवेज के चक्कर से आज़ाद हो गई थी। लेकिन वो जिन मुझे मेरी चच्ची की असलियत बताने लगा था। मुझे कहने लगा कि वो अपनी जवानी में एक जिनज़ादी से इश्क लड़ा बैठा था। वो जिनज़ादी उसकी सारी दुनिया थी। वो उस पर अपनी जान लुटाता था और जो कोई भी उसकी जिनज़ादी पर बुरी नजर रखता तो वो उसको जान से मार देता था, क्योंकि वो बादशाह था। उसको हक था वो किसी भी जिन को मार देता और किसी भी जिन को अपना गुलाम बना सकता था। इसीलिए जिनज़ादी पर किसी की नजर नहीं पड़ने देता था। लेकिन अचानक से ही मेरी चच्ची उस जिन की बस्ती में आई। उन्होंने जैसे ही जिनज़ादे को देखा तो उसे अपने चंगल में कैद कर लिया था। उस जिनज़ादे को कैद करते हुए वो अपनी इंसान की दुनिया में आ गई थी और उस जिनज़ादे की मदद से वो लोगों के काम करवाती, वो लोगों के ऊपर जादू करवाती थी। उन्होंने उस जिनज़ादे को अपने काबू में कर लिया था। ये सुनकर तो मैं हैरान हो गई थी। मुझे जिन पर काफी तरस आया था कि वो इतने अरसे से अपनी जिनज़ादे के बगैर जिंदगी गुजार रहा है।
जिन कहने लगा कि वो मेरी चच्ची से बदला लेना चाहता था, लेकिन चच्ची ऐसा काम करती है, इस जादू की वजह से वो चच्ची के आसपास नहीं आ सकता। हाँ, अलबत्ता वो उस घर में ज़रूर होता था। मैं उसकी बात सुनकर हैरान हो गई थी कि वो मेरे घर कैसे आ सकता है। लेकिन जिन कहने लगा कि जब तुम्हें तुम्हारी चच्ची बेल्ट से मारती थी तो तुम पर शाहवेज नहीं बल्कि मैं मरहम लगाता था। उसकी बात सुनकर तो मैं हैरान हो गई थी और मैं जान गई थी कि जो महक मुझे आती थी वो शाहवेज की नहीं बल्कि इस जिन की थी, जो मेरा खैर ख्वाह था और मेरी हिफाजत करता था। जैसे ही सुना तो मैंने उस जिन के हाथ पकड़ लिए। कहने लगी कि वो मुझे जो भी कहेगा मैं वो करने को तैयार हूँ। मैं अपनी चच्ची को इसकी वजह से हर वो सज़ा दूंगी जिसकी वो मुस्तहिक है। जिन कहने लगा कि वो बहुत रहमदिल है और वो नहीं चाहता कि वो किसी को सज़ा दे। वो इस सारी दुनिया से बहुत दूर रहता है। ये बात सुनकर मैं हैरान हुई थी। तो वो मुझसे और क्या काम करवाना चाहता था? मैंने जैसे ही उससे पूछा कि वो क्या चाहता है तो कहने लगा कि वो तो बस ये चाहता है कि उसकी जिनज़ादे को उस चच्ची के चुंगल से आज़ाद करवा दो जिसमें चच्ची ने उसे कैद करके रखा है। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। जिन ने जैसे ही मेरी हालत देखी कहने लगा कि वो मुझे सब कुछ समझा देगा कि मुझे कैसे चाल चलनी है ताकि जिनज़ादे को आज़ाद करवा सकूं। मैं उसकी बात मान गई थी और उसकी हर बात समझने लगी थी। कहने लगा कि मेरी जान को बिल्कुल भी ख़तरा नहीं होगा क्योंकि जिन मेरी हिफाजत करेगा। ये सुनकर तो मेरे अंदर एतमाद और भी बढ़ गया था। मैंने अज़्म कर लिया था कि मैं जिन का काम करके रहूँगी। मैं जल्दी से ही चच्ची के घर चली गई थी। अब चच्ची पर नज़र रखती थी। जैसे ही चच्ची बाहर जाती थी तो मैं ऊपर वाले कमरे में चली जाती थी और उस कमरे में जाकर जिन की दी हुई एक चाबी लगा देती। उसने तकरीबन मुझे 4 चाबियाँ दी थी। अब मैं रोज़ ही यही काम करती थी। रोज़ ही मैं एक चाबी उस कमरे के लॉक को अंदर लगा देती थी। जैसे ही पहले ये काम किया, अचानक ही आखिरी दिन मुझे अपने रूम में वही महक आने लगी थी। ये देखते साथ ही मुझे अंदाज़ा हो गया था कि जिन मेरे आसपास मौजूद है। मैं हैरान हो गई थी कि मेरे तकिए के पास एक लिफाफा मौजूद था। जैसे ही मैंने उस लिफाफे को देखा तो उसके अंदर कुछ लिखा हुआ था। वो सब कुछ मैं पढ़ती गई तो मुझे समझ लगी कि मुझे आगे क्या करना है। चच्ची का इंतज़ार करने लगी थी कि वो कब किचन में आए ताकि उनका वो जग मेरे हवाले हो जाए। जैसे ही कुछ देर बाद मैं आने लगी तो वो अपने जग में पानी भरने लगी थी। जैसे ही वो फ्रिज की जानिब गई तो मैंने जल्दी से नींद की गोलियां उस जग में डाल ली। कुछ देर बाद ही चच्ची ने उसी जग में पानी डाल लिया था और वो वापस अपने रूम में चली गई थी। मैंने वो काम कर लिया था जिसका मुझे कहा गया था और अब मैं नतीजे का इंतज़ार करने लगी थी। कुछ देर बाद ही मैं उठकर चच्ची के रूम में जाने लगी। चच्ची का रूम जैसे ही खोला तो चच्ची नींद की गोली की वजह से सो चुकी थी। ये सोचकर मैं दोबारा से ऊपर छत की जानिब जाने लगी और उस कमरे की तरफ बढ़ गई। वो 4 चाबियां मेरे पास थी और 4 चाबियों को अपनी एक मुट्ठी में जमा किया और उस जिन का दिया हुआ वो मंत्र पढ़ने लगी थी। ये मंत्र मैंने बहुत मुश्किल से याद किया था लेकिन अब मुझे याद हो गया था। जैसे ही मैंने वो मंत्र पढ़ा तो उस चाबियों में से एक चाबी उस दरवाजे को लग गई थी जो कमरे का दरवाज़ा था और अचानक से वो कमरा खुल गया था। मेरे दूसरे हाथ में वो बोतल थी जिसके अंदर सफ़ेद रंग का एक मादा था। ये भी जिन ने ही मुझे दिया था। जैसे ही मैंने सामने उस पुतले को देखा जिस पर मेरी चच्ची जादू करती थी तो मैंने वो बोतल उस पुतले के ऊपर उंडेलती थी। जैसे ही वो बोतल उस पुतले के ऊपर उंडेली तो वो पुतला गायब हो गया था। ये देखकर तो मैं हैरान हो गई थी। जिन ने मुझसे कहा था कि जैसे ही वो पुतला ख़त्म होगा और गायब हो जाएगा तो उसके बाद से ही वो सारा जादू ख़त्म हो जाएगा और फिर इस वजह से जिन उस रूम में आ सकता है और अपने वजूद का एहसास दिला सकता है। अचानक ही खुशबू के बाद वो मेरे सामने जाहिर हो गया था। मैं उसे देखकर बहुत हैरान हुई जो अब अपने जिनज़ादे को तलाश करने लगा था। उस जिन ने जैसे ही अपने दोनों हाथ उठाए और कुछ पढ़ने लगा था, उसने दोनों हाथ जैसे ही हवा में उछाले तो एक मखसूस जगह पर एक निशान बनने लगा था। वो जान गया था कि उसकी जिनज़ादी उसी निशान के नीचे कैद है। अब वो जगह खोदने लगा था जिसके बाद एक बहुत बड़ा पिंजरा नजर आया था
जैसे ही मैंने ये पिंजरा देखा तो मैं हैरान हो गई थी कि उस पिंजरे के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की बेहोश पड़ी थी। जिन ने जैसे ही देखा तो जज्बात से चूर लहजे में वो उस जिनजादे को पुकारने लगा था। मैं देखकर हैरान हो गई थी। मैं जान गई थी कि जिन को अपनी जिनजादी से कितना प्यार है। उस पिंजरे को जादू की मदद से खोला और जिनजादी को बाहर निकाला था, लेकिन जिनजादी अभी भी बेहोश थी। जिन ने काफी कोशिश की और उसे होश दिलाया, लेकिन वो बेहोश ही रही। उसने बहुत से मंत्र भी पढ़ लिए थे, लेकिन जिनजादी को होश ना आया। अचानक ही उसने अपने एक हाथ उसकी गर्दन पर रखा और कुछ देर बाद उसका जिन का रंग सफेद हो गया था। वो फूट फूट कर रोने लगा था। मैं पहली दफा किसी को जिनजादी के लिए ऐसे रोते देख रही थी। जिन अब कहने लगा था कि उस औरत ने मेरी मोहब्बत छीनकर बहुत बड़ी गलती की है। उसने मेरी जिनजादे को मारा है। अब मैं उसे भी दुनिया में जीने का हक नहीं दूंगा। मैंने जैसे ही उसकी बात सुनी तो मैं समझ गई थी कि वो मेरी चच्ची की बात कर रहा है। जैसे ही मुझे उसके इरादे पता चले तो मैं उसे रोकने लगी कि वो ऐसा ना करे, लेकिन वो मुझे पीछे करने लगा और कहने लगा कि चच्ची ने मेरे साथ भी बहुत बुरा किया है। इस दुनिया में रहने का उसका कोई हक नहीं है। वो ये कहते साथ ही फौरन चच्ची के रूम में चला गया था, जबकि मुझे कहने लगा इस जिनजादे को उसी जगह पर दफना दो। जैसे ही मैंने उसकी बात सुनी तो मैंने उसका काम किया, जबकि दूसरी तरफ वो भी वापस आ गया था। लेकिन जैसे ही पहले उसके हाथ देखे तो मैं हैरान हो गई थी, क्योंकि उसके हाथ बिल्कुल लाल थे। मैं जान गई थी कि ये हाथ किस वजह से लाल है। चच्ची को याद करके मैं आंसू बहाने लगी थी। जब जिन ने मुझे होश दिलाया कि मैं होश में हूँ और ये आंसू बहा करके गुनाह कर रही हूँ। चच्ची ने मेरे साथ इतना जुल्म किया, उनके लिए मैं क्यों आंसू बहा रही हूँ, लेकिन मैं बहुत रहमदिल थी, इसलिए चच्ची को याद करके काफी आंसू बहाने लगी। जिन कहने लगा कि मेरा इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है, मुझे इसके साथ उसकी दुनिया में चले आना चाहिए। मैंने साफ इनकार कर दिया था कि शाहवेज जैसे लोग जब तक उस दुनिया में हैं उसकी दुनिया में नहीं जा सकती। जिन कहने लगा कि वो शाहवेज का भी बंदोबस्त करेगा, इसीलिए मैं भी उसके साथ उसकी दुनिया में जाने के लिए तैयार हो गई थी। मैं अब उस महल में ही रहती थी और जिन ने मुझे सबसे छिपा कर रखा था, लेकिन उसने मुझ पर कुछ पाबंदियां लगाई हुई थी। लेकिन वो यही कहता था कि ये पाबंदियां मेरे हक के लिए बेहतर हैं। कुछ दिनों के बाद जिनको मुझसे इश्क होने लगा था और वो मुझे मल्लिका बनाना चाहता था। ये बात सुनकर तो मैं हैरान हो गई थी। वो मुझसे हर हाल में मल्लिका बनाना चाहता था, लेकिन मैंने भी उसे कह दिया था कि एक शर्त पर ही मैं उसकी मलका बनूंगी, जब वो मुझे वापस मेरी दुनिया में भेज देगा। जैसे ही मेरी बात सुनी तो वो तैयार हो गया और मैंने मल्लिका बन गई थी। उसके बाद उसने मुझे मेरी दुनिया में वापस भेज दिया।